दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर अपनी 5वीं क्लास में डिस्कस करेंगे कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस एंड डिसऑर्डर। मतलब मेंटल इलनेस के अपन साइन एंड सिम्टम अपन आज की क्लास में करेंगे डिस्कस। ठीक है साथियों, अब डिस्कस करेंगे अब कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, वो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, आज की क्लास बहुत अच्छी है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस से रिलेटेड जितने साइन एंड सिम्टम होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन के रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, और डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी से रिलेटेड जितने भी साइन एंड सिम्टम वो भी अपन आज डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग से रिगार्डिंग जितने भी साइन एंड सिम्टम है वो भी अपन आज करेंगे डिस्कस। ठीक है साथियों, और क्या क्या है, डिसऑर्डर ऑफ फोबिया, डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी और डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ये भी अपन आज करेंगे डिस्कस साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, कौन सा अपना सीक्वेंस है आप आराम से नोट करना। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसमें अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस टोटल 5 डिसऑर्डर होते हैं कॉन्शियसनेस के, है ना। टोटल 5 साइन एंड सिम्टम होते हैं कितने, कॉन्शियसनेस के। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंफ्यूजन की। कंफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें पर्सन जो है टाइम, पर्सन और प्लेस, है ना, टाइम पर्सन प्लेस के प्रति पूरी तरह से अवेयर नहीं रह पाता है। कंफ्यूज फेस और सरप्राइज फेस वाला एक्सप्रेशन शो करता है। कंफ्यूजन वाला जो पर्सन है वो टाइम पर्सन प्लेस से क्या होता है, वे नहीं होता है। ठीक है, और कंफ्यूज फेस और सरप्राइज वाले जो एक्सप्रेशन है वो इसमें शो करता है। ये हो गया अपना कंफ्यूजन वाला। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से जो एनएम जीएनएम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज। ठीक है, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसका दूसरा, है ना, दूसरा डिसऑर्डर किसका, कॉन्शियसनेस का, क्लाउडी कॉन्शियसनेस। क्लाउड मीन्स होता है बादल, और बादल कैसे होते हैं, धुंधले। ठीक है, तो क्लाउड का मीन्स होता है धुंधला। ठीक है, और क्लाउडेड कॉन्शियस में पर्सन का जो क्लियर माइंड नहीं होता है। माइंड क्या होता है, वो धुंधला होता है, एकदम क्लियर माइंड नहीं होता है। ना टाइम के प्रति क्लियर माइंड होता है, ना पर्सन के प्रति क्लियर माइंड होता है, ना प्लेस के प्रति क्लियर माइंड होता है। और इसमें पर्सन हर समय टाइम, पर्सन और प्लेस के प्रति क्या अवेयर नहीं रहता है। जैसा मैंने बताया अभी आपको कि टाइम, पर्सन और प्लेस के प्रति क्या व्यक्ति अवेयर नहीं रहता है। ठीक है, और कभी कभी अवेयर रहता है और कभी कभी भूल जाता है। अवेयर तो रहता ही नहीं है और गरीबी में आटा गीला, ऊपर से वो सब कुछ भूल भी जाता है। किसमें, क्लाउडी कॉन्शियसनेस में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया कॉन्शियसनेस, फिर अपन ने क्लाउडी कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं अगला। ठीक है, स्टूपर में क्या होता है, स्टूपर में इसमें पर्सन म्यूट और मोशनलेस रहता है। म्यूट मतलब चुपचाप रहता है, एकदम डरा सहमा सा रहता है। ठीक है, मोशनलेस है ना, शरीर में कोई गति, एनर्जी, कोई मतलब क्रिया नहीं होती है। ठीक है, और आई मूवमेंट प्रेजेंट रहता है, बस या तो खड़ा रहेगा, कोई मोशन ऐसे बिल्कुल ऐसे आई मूवमेंट होगा सिर्फ, है ना। ये किस में होता है, स्टूपर में होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन कोमा की। कोमा में क्या है कि पर्सन जो है पूरी तरह से क्या है, टी पी पी के प्रति अवेयर नहीं रहता है, टाइम पर्सन प्लेस के प्रति
पूरी तरह से अवेयर नहीं रहता है, कोई भी मूवमेंट कोई भी इमोशन नहीं होता है, तो वो क्या होगा, कोमा के अंदर होगा। ठीक है, और कोमा विजी है ना, COMAVIGI, कोमा विजी का मीन्स होता है ओनली आई मूवमेंट। बिस्तर पर लेटा है पेशेंट, कोई हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, कोई शरीर का मूवमेंट नहीं है, एक अंग का एक ऑर्गन का मूवमेंट होगा, वो होगा आई, और आई में भी किसका, आई बॉल का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो ओनली आई मूवमेंट। ठीक है साथियों, तो वापस मैं एक बार दोहरा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अपन ने डिस्कस किया सबसे पहले डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, है ना, कॉन्शियसनेस के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया कि पास्ट होते हैं इसके डिसऑर्डर। सबसे पहले अपन ने कंफ्यूज वाला डिसऑर्डर अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, कंफ्यूजन में क्या होता है, जो व्यक्ति हैं वो एक्सप्रेशन कैसे शो करता है, कंफ्यूज वाले शो करता है, सरप्राइज वाले एक्सप्रेशन शो करता है, और टाइम पर्सन प्लेस में वो अवेयर नहीं रहता है। ठीक है, फिर क्लाउडी, इसमें क्या होता है, व्यक्ति का अनक्लियर माइंड रहता है। ठीक है, कभी कभी वो किसी घटना को भूल भी जाता है, और इसमें भी अवेयर नहीं रहता है। ठीक है, फिर अपन ने स्टूपर, है ना, स्टूपर में क्या है, पर्सन म्यूट रहेगा, चुपचाप डरा सहमा सा रहेगा। ठीक है, मोशनलेस, ठीक है, रहता है, और आई मूवमेंट प्रेजेंट रहता है। कोमा में कुछ भी नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं। ठीक है, टाइम पर्सन प्लेस के प्रति को अवेयर रहता ही नहीं है बस कोमा में। ठीक है, विजी कोमा में ओनली फॉर आई मूवमेंट। ठीक है, तो अपन ने कॉमन साइन एंड सिम्टम के अंदर पहला डिसऑर्डर था, जो क्या था, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। ठीक है, तो आप अपन डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है साथियों, ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन के बारे में। ठीक है, परसेप्शन क्या होता है, आपको क्या है, सेंस ऑर्गन द्वारा कोई भी जो चीज है वो क्या होती है, फॉल्स फील होती हैं, है ना। तो ये दो तरह के होते हैं, हेल्यूनेशन और इल्यूनेशन। ठीक है, अब हेल्यूनेशन में क्या होता है, जो स्टिमुलई हो क्या होता है, एब्सेंट होता है, और इल्यूशन में क्या होता है, स्टिमुलई प्रेजेंट होता है। रिजल्ट क्या निकलेगा दोनों के अंदर, कि दोनों के अंदर जो होगा फॉल्स फीलिंग, चाहे स्टिमुलई प्रेजेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन इन दोनों डिसऑर्डर के अंदर आपको फॉल्स फीलिंग ही आएगी। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं हेल्यूसिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है, व्यक्ति को क्या सेंस ऑर्गन द्वारा रॉन्ग परसेप्शन होता है। ठीक है, सेंस ऑर्गन के द्वारा रॉन्ग परसेप्शन होता है। ठीक है साथियों, और क्या होता है इसमें, स्टिमुलई क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं सेंस ऑर्गन अपने कौन कौन से होते हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आप सभी जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपने 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, जिसको अपन बोलते हैं 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सेंस ऑर्गन की बात करते हैं, ऑडिटरी हेल्यूनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ईयर द्वारा होगा रॉन्ग परसेप्शन, ईयर द्वारा रॉन्ग परसेप्शन। आप सो रहे हो, आपको डरी सी आवाज आ रही है, हवा की आवाज आ रही है ना, भूत की आवाज आ रही है, कुछ भी आपको अगर कानों में रॉन्ग परसेप्शन फील होता है, तो वो कौन सा होगा, ऑडिटरी हेल्यूनेशन। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं विजुअल हेल्यूनेशन की। ठीक है,
विजुअल हेल्यूसिनेशन, जैसा कि इसके नाम में ही है विजुअल, विजुअल रिलेटेड टू आई। ठीक है, आई द्वारा क्या होगा आपको रॉन्ग परसेप्शन, आई द्वारा क्या होगा आपको रॉन्ग परसेप्शन, आई द्वारा आपको क्या होगा रॉन्ग परसेप्शन। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं ऑल फैक्ट्री, है ना। ऑल फैक्ट्री में आपको किसके द्वारा रॉन्ग परसेप्शन फील होगा, नोज द्वारा, नोज रॉन्ग परसेप्शन। ठीक है, आपको कोई भी खुशबू है ना, आपको कोई भी खुशबू का गलत आभास होगा, गलत फील होगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन। ठीक है, अगला अपना है इसका गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन। गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन में क्या होगा, गैस्ट्रेटरी हेल्यूसिनेशन के अंदर आपको जीव द्वारा क्या होगा रॉन्ग परसेप्शन होगा। किसके द्वारा, जीव द्वारा क्या होगा आपको रॉन्ग परसेप्शन होगा। ठीक है साथियों, जीव द्वारा आपको रॉन्ग परसेप्शन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टंग, टंग रॉन्ग परसेप्शन। ठीक है, फिर होता है टेक्टाइल, टेक्टाइल इज रिलेटेड टू स्किन, है ना। स्किन द्वारा क्या होगा आपको रॉन्ग परसेप्शन। ठीक है, तो अपन ने परसेप्शन के डिसऑर्डर में अपन ने हेल्यूसिनेशन को करने अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, हेल्यूसिनेशन क्या होता है, सेंस ऑर्गन द्वारा आपको रॉन्ग परसेप्शन फील होता है। और सेंस ऑर्गन कौन कौन से, अपने आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा द्वारा किसी चीज का रॉन्ग परसेप्शन होता है तो वो क्या आएगा हेल्यूसिनेशन में। और इसमें क्या स्टिमुलाई क्या होगा एब्सेंट रहेगा। ठीक है, फिर अपना लास्ट है अपना इल्यूसेशन। ठीक है, इल्यूनिसेशन, इसमें क्या होगा, इसमें स्टिमुलाई तो होगा प्रेजेंट, इसमें क्या होगा स्टिमुलाई क्या होगा प्रेजेंट, स्टिमुलाई प्रेजेंट, स्टिमुलाई प्रेजेंट होगा लेकिन आपको क्या होगा रॉन्ग परसेप्शन। स्टिमुलाई तो क्या होगा प्रेजेंट, पर आपको क्या होगा रॉन्ग परसेप्शन होगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको आसानी समझ में आएगा। रस्सी को सांप समझना। ठीक है, अब इसमें रस्सी क्या है स्टिमुलाई, अब स्टिमुलाई है लेकिन आप रस्सी को सांप समझ रहे हो तो ये क्या हो गया रॉन्ग परसेप्शन। अब तो क्लियर हो गया ना, हेल्यूसिनेशन में क्या हो रहा था स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं था, आपको ऐसे ही है ना, ऐसी रॉन्ग आभास हो रहा था, गलत आभास हो रहा था किसका, किसी गलत आवाज का, गलत खुशबू का, है ना, गलत टच का आपको आवाज हो रहा है। लेकिन इल्यूमिनेशन में क्या हो रहा है कि स्टिमुलाई प्रेजेंट है लेकिन आपको उस स्टिमुलाई का क्या हो रहा है रॉन्ग परसेप्शन हो रहा है। अब आप रस्सी को सांप समझ रहे हो तो रस्सी यहां पर क्या हो गई स्टिमुलाई, रस्सी यहां पर क्या हो गई स्टिमुलाई। ठीक है, और रस्सी को आप सांप समझ रहे हो तो ये क्या हो गया रॉन्ग परसेप्शन। ठीक है साथियों, तो अब अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, वापस एक बार चलते हैं पीछे ताकि आप आसानी से नोट कर सकें। ठीक है साथियों, तो अपन ने साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस के अंदर अब ये कोर ये पॉइंट डिस्कस कर लिया, कौन सा डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। ठीक है, अब अपन डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब अपन डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। मेमोरी के जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्मृति, स्मृति के क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं वो अब अपन करेंगे डिस्कस। ठीक है साथियों,
डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, ठीक है। मेमोरी की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, पहले आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अटेंड टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को क्या करती है, अटेंड करती है ना। कोई भी चीज को ध्यान से समझना, है ना। स्टिमुलाई यहाँ पर कोई श्रोता हो गया, स्पीकर हो गया, उसको क्या ध्यान से समझना। रजिस्ट्रेशन टू स्टिमुलाई, समझने के बाद दिमाग के अंदर उस मेमोरी को क्या करना, रजिस्टर, ताकि आप भविष्य में उसको क्या कर सको, रिकॉल कर सको, है ना। तो यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद रिकॉल टू स्टिमुलाई। आपने कोई चीज पढ़ी, आपने अपने दिमाग में याद की, जब आपसे वापस पूछी गई तो वो क्या हो गई, रिकॉल हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गई मेमोरी की प्रोसेस, ये हो गई मेमोरी की प्रोसेस। अब एक यहाँ पर टर्म आ रही है जिसका नाम है एमनेसिया, है ना। और जहाँ पर जो ए शब्द है, हमेशा अपने फील्ड के अंदर जिस भी टर्म के आगे, जिस भी मेडिकल टर्म के आगे ए लग जाए तो कहीं ना कहीं वो आपको वहां पर एब्सेंट का आपको शो करेगी, है ना। तो ए मीन्स क्या होता है, एब्सेंट, ठीक है। और यहां पर नेसिया क्या मीन्स होता है, मेमोरी। तो यहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। अगर आपको एग्जाम के अंदर टर्म पूछ ली जाए, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एमनेसिया, आपके दिमाग में डायरेक्ट क्वेश्चन आना चाहिए, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये अपन ने कर ली है प्रोसेस डिस्कस, ठीक है। अब चलते इसके आगे। अब अपन ने क्या करते हैं, मेमोरी को 3 भागों में बांटा है। अपन ने क्या किया, मेमोरी को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों के अंदर बांटा है। मेनली 3 टाइप, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप साथ में नोट करते जाइए, ठीक है। तो अब यहां पर पढ़ रहे हैं अपन, इसका पहला भाग हाइपर एमनेसिया। शुरुआत से पढ़ रहे हैं अपने फील्ड के अंदर, जहां पर हाइपर शब्द आ जाए तो हाइपर आपको क्या दर्शाएगा, अधिकता, अधिकता या इंक्रीजमेंट। इसका कहीं ना कहीं मीन्स क्या होगा, हाइपर का अधिकता या इंक्रीजमेंट। और जैसा एमनेसिया क्या मीन्स, यही क्या होता है, एमनेसिया क्या मीन्स होता है, मेमोरी, ठीक है। अब इसमें पर्सन बहुत ज्यादा मेमोरी को रिटेन रखता है, और यहां मेनली सिजोफ्रेनिया और मेनिया वाले पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो है सिजोफ्रेनिया और मेनिया वाले पेशेंट के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। हाइपर एमनेसिया मतलब एक जो पर्सन है वो ज्यादा याद करने की क्षमता वाला है, ठीक है। कोई भी चीज अधिक समय के लिए याद रख सकता है, ठीक है। और ये जो कंडीशन है वो कौन से वाले पेशेंट में होंगी, सिजोफ्रेनिया और मेनिया वाले पेशेंट में होगी। अपन यहाँ पे आप सोचो होंगे कि अपन ने ये डिसऑर्डर के नाम ही क्यों लिए, है ना। तो अपन इस डिसऑर्डर के नाम इसलिए लिए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, साइन एंड सिम्टम मेंटल इलनेस के, ठीक है। तो हाइपर एमनेसिया कहीं ना कहीं गुड भी है और कहीं ना कहीं बैड है ना। अब सिजोफ्रेनिया वाले पहने वाले पेशेंट अंदर कोई गलत विचार लंबे समय तक याद रखते हैं, गलत इवेंट लंबे समय तक ये याद रखता है, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं एमनेसिया की। एमनेसिया का जो मीन्स होता है लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। इसको वापस क्या किया अपन ने, 3 भागों में डिवाइड किया है एमनेसिया को। और सबसे पहला है रेट्रोग्रेड। सबसे पहला एमनेसिया को अपन मेमोरी को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। पहला भाग है हाइपर एमनेसिया, जिसमें अधिकता होगी मेमोरी की, लंबे समय तक कोई जो पर्सन है किसी चीज को याद रख सकता है, ठीक है। चाहे वो घटना से हो, चाहे सुखद विचार हो, चाहे दुखद विचार हो। दुखद विचार को लंबे समय तक याद रखेगा तो वो किस में आएगा, सिजोफ्रेनिया मेनिया वाले पेशेंट में अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर एमनेसिया को वापस अपने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। एमनेसिया को वापस अपने 3 भागों में बांटा है। तो रेट्रोग्रेड एमनेसिया क्या होता है, इसमें पर्सन पास्ट इवेंट और पर्टिकुलर डे को भूल जाता है जो किसी हेड इंजरी से
हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो अपने पास्ट इवेंट हुए हैं, रेट्रोग्रेड में कोई पास्ट इवेंट या कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई इवेंट हुआ है ना, एक दिन पहले, जिसको पेशेंट क्या होता है, भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? हेड इंजरी की वजह से। हेड इंजरी की वजह से पेशेंट क्या करता है, भूल जाता है, साथ में उस इंसिडेंट की डेट भी भूल जाता है ना। तो लॉस ऑफ मेमोरी तो इसमें होगा ही होगा। ठीक है ना, तो यहां पर वो क्या क्या लॉस करेगा, डेट ऑफ एक्सीडेंट और इवेंट ऑफ इंसिडेंट। एग्जाम्पल्स आप इसको अच्छे से समझते चलिएगा। ठीक है, पॉइंट लगाइए रेट्रोग्रेड और इसका एग्जाम्पल लिख दीजिएगा आप, डेट ऑफ इवेंट और इवेंट ऑफ एक्सीडेंट। और इसका अपन पढ़ क्या रहे हैं, एमनेसिया, इसके आगे लिख दीजिए आप एमनेसिया। अब ये क्या लॉस करेगा, क्या क्या मेमोरी भूलेगा ये, कि कोई घटना हुई है और जिसके अंदर उस पर्सन को ब्रेन इंजरी हुई है, तो ब्रेन इंजरी की वजह से उस घटना की तारीख को और घटना को भूल जाएगा। ठीक है, फिर अपना अगला चलता है अपना एंटेरोक्रेट। ठीक है, ठीक है, एंटेरोक्रेट देखना, वापस में चल रहा हूं पीछे। अपन 3 टाइप पढ़ रहे हैं इसके। फर्स्ट हो गया हाइपर एमनेसिया, सेकेंड हो गया एमनेसिया और थर्ड हो गया पैराएमनेसिया। लेकिन अमनेसिया के 3 भाग होते हैं। रेट्रोग्रेड में क्या होता है, कोई फिक्स डे या फिक्स इवेंट को भूल जाता है पर्सन ब्रेन इंजरी की वजह से। ठीक है, फिर एंटेरोक्रेट एमनेसिया, आप इनके आगे एमनेसिया लिखते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, एमनेसिया के टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया के अंदर क्या होता है, इसमें पर्सन केवल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मेमोरी को रिटेन रख पाता है। शॉर्ट टाइम, मैं इसका आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल देते ही आपको समझ आओगे। आप मूवी सब देखते होंगे, एक मूवी का नाम बता रहा हूं मैं आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसकी स्पेलिंग सही है नहीं सही मुझे पता नहीं है, लेकिन इस मूवी का नाम है गजनी। गजनी के अंदर जो हीरो है, उसकी जो मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म होती है। वो 15 मिनट के लिए किसी चीज को याद रखता है। 15 मिनट वो किसी के साथ रहेगा तो वो 15 मिनट घटना उसको याद रहेगी और वापस 15 मिनट बाद वो घटना भूल जाएगा। तो एंटेरोगेट मीन्स होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए किसी चीज को, किसी इवेंट को या किसी भी प्रोसेस को याद रख पाता है पर्सन इसमें। ठीक है साथियों, फिर अपन बात करते हैं सर्कमस्क्राइब एमनेसिया। इसमें पर्सन ग्रुप ऑफ इवेंट या सीक्वेंस में पेशेंट कुछ मिस कर लेता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ इवेंट, मैं इसमें एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ जाओगे, आराम से आप समझ जाओगे। सर्कमस्क्राइब एमनेसिया, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति इवेंट मिस कर देता है अपने लाइफ के, कुछ ग्रुप ऑफ इवेंट्स। अब इवेंट्स, अपने लाइफ के इवेंट्स क्या हो गए, अपना बर्थडे हो गया, अपनी एनिवर्सरी हो गई, अपने बच्चे के बर्थडे हो गए, है ना, अपनी एंगेजमेंट एनिवर्सरी हो गई, यही है। तो फॉरगेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, डेट ऑफ एनिवर्सरी ले लो, है ना, कई बार हस्बैंड को उसकी एनिवर्सरी याद नहीं होती है तो कई बार उसको मार भी खानी पड़ सकती हैं, सही है ना। तो ये भूल जाता है कहीं ना कहीं डेट ऑफ बर्थ, अपने जीवन के जो सीक्वेंस होते हैं, अपने घटना चक्र होते हैं, वो भूल जाना, वो कौन सा कहलाएगा, सर्कमस्क्राइब एमनेसिया। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं पैरा एमनेसिया, मेमोरी का तीसरा टाइप। मेमोरी का तीसरा टाइप, पहला टाइप क्या था अपना, हाइपर एमनेसिया, जिसमें मेमोरी बहुत अधिकता में थी, लंबे समय तक इस चीज को याद रखा था। ठीक है, एमनेसिया के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए या मेमोरी भूल जाता, बिल्कुल ही भूल जाता। फिर अपन ने एमनेसिया को वापस 3 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, रेट्रोग्रेड, ठीक है, रेट्रोग्रेड में किसी इवेंट को भूल जाता है। फिर अपन ने एंटेरोगेट, फिर सर्कमस्क्राइब, ठीक है, फिर पैरा एमनेसिया। पैरा, जहां पैरा वर्ड आ जाए कहीं ना कहीं वो मध्यस्थ कराता है,
मध्यस्थता या औसत या एवरेज, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन रियलिटी को भूलकर मनचाही स्टोरी बनाता है, और पर्सन ऐसी जगह की बात करता है जहां कभी वो गया ही नहीं और कभी उसे देखा ही नहीं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, साइलेंट सिम्टम पढ़ रहे हैं। अब जो पैरा एमनेसिया वाला जो पेशेंट है, आप उससे कुछ घटना के बारे में पूछोगे, वो तो वो घटना बताएगा नहीं। जो घटना पूछ रहे हो तो बताएगा नहीं, रियलिटी में बताएगा नहीं, बस वो काल्पनिक घटना को लेके बैठ जाएगा, मन गणन कहानी आपको बताने लग जाएगा, जिसका कोई सेंस नहीं है उस घटना के अंदर। ठीक है, पैरा एमनेसिया के अंदर ये होता है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट नॉट एक्सप्रेस द रियलिटी को एक्सप्रेस नहीं करता है और वह काल्पनिक घटना सुनाता है। ठीक है, तो मेमोरी के 3 भाग हो गए। मेमोरी के 3 भाग अपने डिस्कस कर लिए। ठीक है, और इसको और अच्छे समझने का प्रयास करें तो अपन लिख सकते हैं फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, है ना। फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी इट्स कॉल्ड पैरा एमनेसिया, है ना। गलत बातों का अपने दिमाग के अंदर संग्रहण करना जिसका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, उसको कहते हैं पैरा एमनेसिया। रियल लाइफ से उसका कोई भी वास्ता नहीं है, उसको कहते हैं पैरा एमनेसिया। ठीक है साथियों, अब चलते हैं आगे। एक नोट है, एक टर्म है, एक कंडीशन है जिसका नाम है कन्फाबुलेशन। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पर्सन है किसी घटना को बताते हुए बीच में भूल जाता है। इसमें क्या करता है, कोई पेशेंट है, कोई घटना को बताते हुए भूल जाता है। कोई स्टोरी है वो बता रहे हैं, रियल स्टोरी बता रहे हैं और भूल गया, तो बीच में क्या करेगा, अपनी इच्छा से इमेजिनरी काल्पनिक रूप से उस घटना में और कोई दूसरी चीज ऐड कर देगा जिसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं मिर्च मसाला ऐड करके सुना दिया, जिसके रियलिटी से कोई फायदा या कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो जो बता रहा घटना चक्रम सुना रहा था, जो कहानी सुना रहा था, मैच की सुना रहा था, कोई एक्सीडेंट की सुना रहा था, कोई इवेंट की सुना रहा था, लेकिन वो क्या हुआ, भूल गया। तो उसकी बेइज्जती नहीं हो, उसको लोग उस पर हंसे नहीं, तो बीच में से कुछ डाल दिए अपनी ओर से मिर्च मसाला, ताकि उसको कहानी क्या कर दे, बराबर कर दे, उसको उस कहानी को क्या कर दे, परफेक्ट कर दे। ठीक है, लेकिन जो उसमें वो मिर्च मसाला मिला रहा है, जो अपनी काल्पनिक कहानी सुना रहा है वो बीच में से, तो उसका वास्तविकता से, रियलिटी से कोई भी संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया कन्फर्मेशन। तो इसमें क्या करता है, मैं लिख रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा। पेशेंट क्या करता है, पेशेंट रियलिटी को बताते समय कुछ इवेंट भूल जाता है। इसको अपन हिंदी में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि इसको हिंदी में आपको अच्छे से दिमाग में समझ में आएगा। ठीक है, जो एएनएम जेएनएम कर रहे हैं उनको अच्छे समझ में रहेगा। ठीक है, तो कन्फर्मेशन में क्या होता है, पेशेंट रियलिटी को बता समय कुछ इवेंट भूल जाता है, तो वो जो भूल जाता है उन इवेंट को पूरा करने के लिए बीच में क्या करता है, वो बीच में काल्पनिक कहानी डाल देता है। ठीक है, जिससे उसका रियलिटी से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है।
रियलिटी से, वो ऐसे करके इसमें डाल देता है, उसको बोलते हैं अपन कन्फाबुलेशन। ठीक है साथियों, तो अपन ने एक और डिसऑर्डर डिस्कस कर लिया है, डिसऑर्डर का क्या नाम है, अपन ने एक और डिसऑर्डर, मैं आपको वापस पीछे इसलिए ले जा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि मैं क्या सीक्वेंस है पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अपन ने डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस डिस्कस कर लिया, अपन ने डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन डिस्कस कर लिया, अपन ने डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी डिस्कस कर लिया। अब अपन डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के जो डिसऑर्डर हैं वो अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, चलेंगे अपन थिंकिंग में। 3 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपको। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं थिंकिंग में, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग क्या है, सोचने की क्षमता है। ठीक है, इसको अपन ने थिंकिंग के जो डिसऑर्डर अपन ने इसको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो भाग है वो है फॉर्मेशन लेवल। सबसे पहला जो भाग है वो है फॉर्मेशन लेवल। फॉर्मेशन, इसमें पर्सन किसी एक विचार पर आकर रुक जाता है। फॉर्मेशन लेवल के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, किसी एक विचार पर आकर क्या करता है, रुक जाता है। बस एक विचार आता है और उससे आगे ना बढ़ता है, ना नीचे आता है, ना ऊपर जाता है, बस रुक जाता है। ठीक है, तो इसमें पेशेंट एक विचार, जिसको अपन आइडिया बोल सकते हैं, है ना, उसको अपन थॉट बोल सकते हैं, पर आकर रुक जाता है। ठीक है, उसका अपन एक टर्म लेते हैं जिसको कहते हैं अपन ऑटिस्टिक थिंकिंग, है ना। फॉर्मेशन लेवल का मीन्स हो गया, इसमें पेशेंट किसी एक विचार, एक थॉट पे आके, आइडिया पर आके रुक जाते हैं। अब एक टर्म आती है ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होती है, इसमें पर्सन में माइंड में एक ही विचार आता है और उसी विचार को फॉलो करता है और दूसरों को अवॉइड करता है। इसमें पेशेंट को क्या करता है, एक ही विचार आता है, वो उसको जो विचार आ रहे हैं, चाहे नेगेटिव आ रहा है चाहे पॉजिटिव आ रहे हैं, वो उसी को फॉलो करेगा और दूसरों को क्या करेगा, अवॉइड करेगा। ठीक है, उसको एक विचार आ रहा है, एक विचार को वो क्या करेगा, सेल्फ फॉलो, खुद ही फॉलो करेगा और दूसरों को क्या करेगा, अवॉइड करेगा, अवॉइड फ्रॉम अनदर। दूसरों के विचारों को क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा, उसको अपन कहते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एक जो 2 से 3 साल का जो बच्चा होता है, ठीक है, वो 2-3 घंटे तक एक ही खिलौने से खेलता है और दूसरे खिलौनों से खेलना नहीं देते हैं। मतलब एक जो बच्चा होता है 2 से 3-4 साल का बच्चा 5 साल तक होता है, वो पिछले 2-3 घंटे से खिलौनों से खेल रहे हैं, तो उसका जो मन है, उसके विचार हैं, उसके जो आइडिया है उस खिलौने के अंदर घुस गए हैं, चले गए हैं, पूरा उसका ध्यान खिलौने के अंदर है। अपन बीच में से उसको कोई दूसरा कमांड देंगे, कोई दूसरा उसको अपन काम बोलेंगे या उसका खिलौना हटे तो उसका दिमाग हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना, वो रोने लग जाएगा, क्योंकि उसका जो विचार है, उसका विचार क्या है, खेलना है। उस खिलौने में अंदर उसका मन घुस गए हैं और अगर आप उसको दूसरा कमांड दोगे तो वो क्या करेगा, सुनेगा नहीं आपकी, क्योंकि उसका मन जो है खेलने में लगा हुआ है। ठीक है, अब चलते अपना इसका डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग पढ़ रहे हैं, जिसको अपन ने 3 भागों में बांटा है, 3 टाइप। ठीक है, सब फर्स्ट अपना हो गया फॉर्मेशन लेवल। ठीक है, फॉर्मेशन लेवल के अंदर पेशेंट को एक थॉट आते हैं, ठीक है, एक आइडिया आता है, वो आइडिया पे आके रुक जाता है। ठीक है, प्रोग्रेशन लेवल दूसरा जो आता है वो होता है प्रोग्रेशन लेवल। अब प्रोग्रेशन लेवल के अंदर कुछ 4-5 अपने मेडिकल टर्म्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं उसको फ्लाइट टू आइडिया। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट टू आइडिया। इसमें पर्सन माइंड में तेजी से विचार आते हैं और विचारों का प्रोग्रेशन होता
और एक आइडिया से दूसरे आइडिया पर शिफ्ट होता है और विचार एक दूसरे के को रिलेटेड होते हैं। विचार उसको एक विचार के ऊपर दूसरे विचार आते हैं, एक विचार के ऊपर दूसरे विचार पर आते हैं, लेकिन जो विचार आते हैं वो एक दूसरे से होते हैं, को रिलेटेड होते हैं। कि वो किचन में गया, खाना बनाया, फिर खाना खाएगा, फिर खाने के बर्तन धोएगा, तो कहीं ना कहीं विचार एक चीज में आ रहे हैं, खाना पर ही आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसका विचार आते हैं उसको आइडियाज। ठीक है, एक से अधिक उसको विचार आते हैं और सारे जो विचार होते हैं, आइडियाज होते हैं, वो क्या होते हैं? को रिलेटेड होते हैं। सारे विचार क्या होते हैं? को रिलेटेड होते हैं। फ्लाइट टू आइडिया में इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, इसका देख लेते हैं अपन एग्जाम्पल कि एक नर्स है ना, एक नर्स और एक पेशेंट की बातचीत कराते हैं अपन। कैसे? जो पेशेंट जिसको फ्लाइट टू आइडिया डिसऑर्डर है और फिर पेशेंट टू नर्स, पेशेंट टू नर्स। ठीक है, जो नर्स है वो पेशेंट को क्या बोलती है? आसमान का रंग कैसा है? जो नर्स है पेशेंट को पूछती है आसमान का कलर, आसमान का रंग कैसा है? हाउस कलर ऑफ स्काई, आसमान का कलर कैसा है? तो जो पेशेंट है वो नर्स को क्या जवाब देता है कि आसमान का रंग नीला है, मुझे नीला रंग पसंद है और मैंने आज नीले रंग की शर्ट पहनी है। आसमान का रंग, आसमान का जो रंग है वो क्या है? नीला है, मुझे नीला रंग पसंद है, मैंने आज नीले रंग की क्या पहनी है? शर्ट पहनी है। तो कहीं ना कहीं उसके जो सारे विचार हैं एक दूसरे से क्या है? को रिलेटेड है। ठीक है साथियों, चलते अपन आगे। लूजिंग आइडिया, अपन पढ़ रहे हैं प्रोग्रेशन लेवल और अब देख रहे हैं लूजिंग आइडिया। लूजिंग आइडिया, लूजिंग आइडिया क्या होता है? इसमें भी पर्सन के माइंड में तेजी से विचार आते हैं लेकिन विचारों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। फ्लाइट टू आइडिया में एक दूसरे से संबंध था। पेशेंट को नीले रंग से प्यार था, उसको नीला आसमान दिखाई दे रहा था, उसको नीला रंग पसंद था, उसने इसलिए नीली रंग की शर्ट पहनी थी। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है लूजिंग आइडिया। उसको एक विचार के ऊपर दूसरा विचार आता रहेगा, एक विचार के ऊपर दूसरा विचार आता रहेगा, लेकिन जो विचार हैं वो एक दूसरे से क्या नहीं होंगे? को रिलेटेड नहीं होंगे। आइडियाज नॉट को रिलेटेड फ्रॉम थॉट्स। विचारों से आइडिया का कोई संबंध नहीं होगा। जो एक विचार, 2, 3, 4, 5, 6 विचार है, 6 विचारों में से कोई आपस में संबंध नहीं होगा। इसको अपन एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो पेशेंट जो बोलता है कि आसमान रंग नीला है, मैंने खाना खा लिया, तुम अच्छे लग रहे हो, पेट्रोल बहुत महंगा है। चारों विचारों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। आसमान की बात कर रहा है, खाने की बात कर रहा है, पेट्रोल की बात कर रहे हैं, है ना। तो इन विचार तो उसको बहुत आ रहे हैं लेकिन उन विचारों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, जिसको बोलते अपन लूजिंग आइडिया। ठीक है, फिर थॉट रिटार्डेशन। थॉट रिटार्डेशन आप किससे बोलेंगे? थॉट रिटार्डेशन बोलेंगे आप। इसमें पर्सन को माइंड में पर्टिकुलर एक ही थॉट प्रिजर्व रहती हैं और पर्सन में कुछ भी पूछने पर वो एक ही जवाब देता है, एक ही उत्तर देता है। थॉट रिटार्डेशन, इसमें क्या किसी आदमी के अंदर एक बात दिमाग के अंदर गहरी लग जाती है, ठीक है, और वो बात अंदर ही प्रिजर्व कर लेता है। उससे आप कुछ भी पूछ लो वो उसका एक ही जवाब देगा, उससे आप कुछ भी पूछ लो एक विचार देगा। ठीक है, आइडिया प्रिजर्व, आइडिया प्रिजर्व, आइडिया क्या रहेंगे? प्रिजर्व रहेंगे। ठीक है, इसका अपन अगर एग्जांपल ले रहे हैं, अपन ने उसको पूछ लिया कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए, आप अपने प्राइम मिनिस्टर का
नाम बताइए, तो वो जवाब दे देगा नरेंद्र मोदी। उसने अपने वर्तमान में अपने जो प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी जी, तो अपन ने उस पेशेंट को क्वेश्चन किया कि अपने वर्तमान के प्रधानमंत्री बताइए, तो वो जवाब देगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसको पूछ लिया कि आप अपने सीएम का नाम बताइए, पीएम का नाम तो बता दिया, सीएम का नाम बताइए, तो सीएम का नाम भी वो क्या बोल देगा, नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं वो एक विचार, एक आइडिया जिसके दिमाग के अंदर लग जाते हैं, वो एक आइडिया वापस बोलता है। चाहे उससे कुछ भी पूछ लो, आप उसका जगह का नाम पूछ लो कि कहाँ रहता है भाई, है ना, वो बोल देगा मैं मुंबई में रहता हूँ। कौन सा राज्य में रहता है, बोल देगा मुंबई में रहता हूँ। देश कौन सा है, मुंबई है। तो मतलब सभी जगह वो एक ही विचार देगा। उसका मीन्स होता है थॉट रिटार्डेशन। ठीक है, समझना बस, है ना। अपने में जो बोल रहा हूँ, जो आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप लिखते भी रहना। ठीक है, चलते हैं आगे। थॉट परसेप्शन। परसेप्शन का जो मीन्स होता है अपन ने पहले निकाल दिया है कि परसेप्शन का मीन्स जो होता है वो होता है रॉन्ग, गलत। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको वापस ये बता रहा हूं थॉट रिटार्डेशन का, है ना। थॉट रिटार्डेशन में क्या होता है, थॉट रिटार्डेशन के अंदर क्या होता है कि इसमें पर्सन माइंड का जो थॉट होता है वो प्रोग्रेस स्लो होता है और धीमी आवाज में बोलता है और धीमा सुनता है। जो मैंने अभी आपको जो आइडिया बताया था वो कौन सा था, मोदी वाला जो आइडिया मैंने आपको बताया पीएम वाला, वो ये है, एक विचार, उसको थॉट परसेप्शन, है ना। और इसमें क्या होगा, इसमें जो विचार होंगे वो स्लो आएंगे। आइडियाज कम फ्रॉम स्लो, आइडियाज कम्स फ्रॉम स्लो। ठीक है, आइडियाज उसका आएंगे धीरे धीरे आएंगे, धीरे धीरे बोलते रहेगा, धीमी आवाज में आएंगे। ठीक है, और अभी मैंने जो आपको समझाया है वो होगा थॉट परसेप्शन। ठीक है, कि आप व्यक्ति को कुछ भी पूछ रहे हो एक ही जवाब देगा। ठीक है, तुम्हारा सीएम कौन है, एक ही नाम बताएगा। तुम्हारा मंत्री कौन है, एक ही नाम बताएगा। तुम्हारा पार्षद कौन है, एक ही नाम बताएगा। तुम्हारा चेयरमैन कौन है, वो एक ही नाम बताएगा। तो ये जो डिसऑर्डर है वो कौन सा है, थॉट परसेप्शन। ठीक है, अगला अपना है सरकमस्टेंसरी, सरकमस्टेंसिटी। ठीक है, इसका जो मीन्स होता है, इसमें पर्सन को कुछ भी पूछने पर उल्टा सीधा जवाब देता है और बात घुमा फिरा के लास्ट में जवाब देता है। आप उससे कुछ भी पूछ लो, उसका नाम पूछ लो, आप तो उसको नाम पूछोगे कि भाई आपको बस उसका नाम पूछना, लेकिन वो आपको 100 बात घुमा फिरा के फिर आपको अपना नाम बताएगा। आपने सिर्फ नाम पूछा, वो उसके सारी हिस्ट्री बता के, सारा घर परिवार एड्रेस सब लास्ट में कहीं जाके वो अपना नाम बताएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, नर्स पेशेंट को पूछती है कल रात को आप कितने बजे सोए। जो नर्स है वो पेशेंट को पूछती है कल रात आप कितने बजे सोए। अब वो टाइम पूछा नर्स ने, आप कितने बजे सोए, 10 बजे 11 बजे सोए। और पेशेंट क्या बोलता है, 7 बजे आराम से कराया, खाना खाया, खाना बनाया, फिर ये मूवी देखी, ये खाया, ये किया, ये गेम खेले, ये मैच देखा। मतलब हर तरह के विचार बताएंगे वो, है ना। फिर लास्ट में जाके वो टाइम बताएगा। ये हो गया सरकमस्टेंसरी। मैं वापस स्पेलिंग लिख रहा हूं, अगर नहीं दिख रही है तो आप सरकमस्टेंडिलिटी। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, जो व्यक्ति है उसको अपन सवाल पूछेंगे तो वो घुमा फिरा के जवाब देगा। ठीक है, सवाल पूछने पर सीधा उत्तर ना देकर उल्टे जवाब देता है।
या घुमा फिरा कर, या तो वो उल्टे जवाब देगा या घुमा फिरा के देगा। किसमें? सर्कमस्टेंडिलिटी। ठीक है साथियों, अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। फिर अपना हो गया अगला टेंजेंटिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है सुन लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पर्सन कुछ भी पूछने पर बातों को घुमा फिरा के उसका जवाब ही नहीं देता है। अरे लो, हाँ अब देखो, इसमें तो कम से कम पेशेंट घुमा फिरा के सही जवाब तो देता। इसमें क्या हो रहा है? इसमें घुमा फिरा के वो जवाब ही नहीं देगा। इसमें घुमा फिरा के जवाब भी वो नहीं देगा। ठीक है, तो सर्कमस्टेंस में क्या हो रहा था? इसमें पेशेंट कम से कम उल्टा सीधा जवाब पर लास्ट में जवाब तो दे रहा था, घुमा फिरा के दे रहा पर जवाब तो दे रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो लो क्या कर रहा है ये पेशेंट? टेंजेंटिलिटी। ये जो पेशेंट है कुछ भी पूछने पर घुमा फिरा कर भी सही जवाब नहीं देता, गलत जवाब देता है। ठीक है, तो रॉन्ग आंसर। ठीक है, रॉन्ग आंसर देता है। ठीक है, फिर थॉट ब्लॉकिंग। इसमें पर्सन कोई भी घटना बताते हुए अचानक रुक जाता है क्योंकि थॉट की प्रोसेस रुक जाती है। कोई भी घटना है बताते समय क्या होता है? पेशेंट भूल जाता है। किसी भी घटना को बताते हुए पेशेंट भूल जाता है, कोई थॉट भूल जाता है, वो रुक जाता है। ठीक है, कन्फर्म रिटर्न में क्या हो रहा था? एक नोट बताया मैंने आपको, उसमें क्या कर रहा था? पेशेंट कोई घटना बताते हुए कोई चीज़ बीच में भूल जाता है तो वो क्या करता है? उसमें अपनी इमेजिनरी लाइन डाल देता है, इमेजिनरी स्टोरी डाल देता है। ठीक है, लेकिन इसमें वो कुछ नहीं करता, इसमें एकदम रुक जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन थॉट ब्लॉकिंग। ठीक है, कोई भी घटना बताते हुए भूल जाता और रुक जाता। ठीक है, चलते हैं आगे। अपन ने डिस्कस कर लिया है, अपन ने डिस्कस क्या किया है? अपन ने डिस्कस कर लिया है डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग के जो डिसऑर्डर होते हैं, पहला डिसऑर्डर क्या हो गया? फॉर्मेशन लेवल। 3 टाइप होते हैं। पहला हो गया फॉर्मेशन लेवल। ठीक है, पहला हो गया फॉर्मेशन लेवल। दूसरा हो गया प्रोग्रेसिव लेवल, और प्रोग्रेसिव लेवल के ये सारे डिसऑर्डर हैं। फ्लाइट टू आइडियाज, ठीक है, लूजिंग आइडियाज, थॉट रिटार्डेशन, ठीक है, थॉट परसेप्शन, ठीक है, सर्कमस्टेंडिलिटी, ठीक है, टेंजेंटिलिटी और थॉट ब्लॉकिंग। ठीक है, फिर थिंकिंग का जो थर्ड एंड लास्ट डिसऑर्डर है वो है कंटेंट लेवल। अब ध्यान से सुनेगा, कंटेंट लेवल को वापस अपन ने 4 भागों में बांटा है। ओबेसन, कंटेंट लेवल को अपन ने वापस 4 भागों में बांटा है, जिसका नाम है ओबेसन, है ना, ओबेसन, फोबिया, है ना, हाइपोकॉन्ड्रेसिस और डिल्यूशन। अब अपन एक एक करेंगे डिस्कस। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कंटेंट लेवल, जो कि टाइप ऑफ किसका है? थिंकिंग डिसऑर्डर का, और उसके अंदर फर्स्ट जो है ओबेसन। ठीक है, ओबेसन मीन्स क्या होता है? ओबेसन मीन्स क्या होता है? पर्सन को माइंड में आइडिया आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, और पर्सन इन आइडिया को रिमूव करने की कोशिश करता है लेकिन आइडिया को रिमूव नहीं कर पाता है। इसमें जो पर्सन को है दिमाग में बार बार आइडिया आते रहते हैं, लेकिन वो उन आइडिया को क्या करना चाहता है? रिमूव करना चाहता है, लेकिन वो रिमूव कर नहीं पाता है। उसको अपन बोलते हैं ओबेसन। तो
आइडियाज नॉट रिमूव फ्रॉम माइंड, है ना, दिमाग के अंदर वो आइडिया को क्या करता है, रिमूव नहीं कर पाता है। ठीक है, एक सब एग्जांपल लेते हैं। पर्सन के माइंड में विचार बार बार आता है कि मेरे हाथ कंटामिनेट है ना, एग्जांपल, हाथ क्या है, कंटामिनेट है। आप एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ पाओगे। कोई जो हेल्थ केयर वर्कर है या कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन है, वो बार बार हाथ धोने के बाद भी बार बार उसके दिमाग में ख्याल रखें ना कि उसका हाथ कंटामिनेट है, या ये चीज़ वो भूल नहीं पाता है, या कोई जो व्यक्ति है वो कहीं बाहर घूमने गया है ना, कहीं छुट्टियां मनाने गया है, कहीं बाहर घूमने गया है, और घूमने जाने से पहले वो क्या करेगा, अपने घर का लॉक करेगा। अगर लॉक नहीं करेगा तो चोर आके चोरी कर लेंगे, है ना। तो घूमने से पहले सभी करते हैं, लॉक सभी करते हैं, लॉक करना जरूरी है, और ये सभी करते हैं, इसमें कोई याद रखने वाला ट्रिक भी नहीं है। तो अपन गए घूमने और घर को लॉक कर दिया, चले घूमने चले गए, लेकिन लॉक कर दिया, अपन इस बात को भूलना चाहते हैं कि अपने घर लॉक करके आए, लेकिन फिर भी बार बार दिमाग के अंदर एक सवाल आता है कि अपन ने वो दरवाजा लॉक किया कि नहीं किया, ऊपर से कुंडी लगने लगी, वो दरवाजा वो खिड़की बंद की कि नहीं की, वो इस थॉट को भूलना चाहते हैं, बार बार उसके दिमाग में आते रहते हैं, है ना। तो वो आइडिया को क्या करता है, अपने दिमाग से रिमूव नहीं कर पाता, उसको कहते हैं अपन क्या, ऑब्सेशन कहते हैं। ठीक है साथियों, अब आपको ये भूलना बिल्कुल नहीं है। फिर अपन पढ़ते हैं फोबिया। फोबिया का मीन्स क्या होता है, फोबिया का मीन्स होता है डर। डर बहुत बड़ी चीज है, जीवन में डर जरूरी है। और कई जो सो आते हैं वो कहते हैं डर, जो डर गया वो घर गया, जो डर गया सो मर गया। लेकिन डरना भी जरूरी है, जहाँ डरना चाहिए वहाँ डरना भी जरूरी है। अपने माँ बाप से डरना जरूरी है, माँ बाप से डांट के डरना जरूरी है। जहाँ पर डरना चाहिए वहाँ पर आपको डर कर ही रहना है। ठीक है, ठीक है। अपन अब पढ़ते हैं फोबिया के बारे में। ठीक है साथियों, तो अपन पढ़ते हैं फोबिया के बारे में। फोबिया जो मीन्स होता है वो होता है डर, और डर को इंग्लिश में बोलते हैं फियर। अब बताओ किस किस को डर नहीं लगता है, मुझसे क्या लगता है, सभी को डर लगता होगा। ठीक है, तो जो ये फोबिया जो वर्ड है ये कहां से आया, ये ग्रीक शब्द से, ग्रीक लैंग्वेज। फोबिया जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ठीक है, जिसका मीन्स होता है फियर, जिसका मतलब क्या होता है, फियर होता है। फोबिया ये जो वर्ड है ग्रीक भाषा का वर्ड है, इसका मीन्स होता है फियर या डर। ठीक है, अब अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फोबिया का मतलब इरेशनल डर होता है, सॉरी, फोबिया का मतलब इरेशनल डर होता है, और ये डर बहुत प्रकार के होते हैं। जीवन में डरना जरूरी है। अब अपन टाइप ऑफ फोबिया पढ़ते हैं। फोबिया कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला फोबिया लेते हैं अपन एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया में क्या होता है, जो पर्सन होता है वो ओपन पैलेस और पब्लिक पैलेस से क्या करता है, डरता है। ओपन पैलेस और पब्लिक पैलेस में जाने से वो क्या करता है, पेशेंट डरता है। ठीक है, अब ओपन पैलेस कोई भी हो गया, कोई जंगल हो गया, खुला जंगल ही होता है, जंगल शमशान सब डरते हैं। पब्लिक प्लेस क्या हो गया, अपना बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डरते ही हैं कहीं ना कोई चोरी हो जाए, कोई छेड़छाड़ ना कर दे, कोई मारपीट ना कर दे, है ना। तो पब्लिक प्लेस पर अक्सर लड़कियां बहुत डरती हैं, लड़के भी डरते हैं, सब डरते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं बोलता, सब डरते हैं। ठीक है, फिर होता है अपना सोशल फोबिया। एग्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ, नोट करते जाइएगा, एग्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ ओपन पैलेस और फियर ऑफ पब्लिक पैलेस। फियर ऑफ ओपन पैलेस, फियर ऑफ पब्लिक पैलेस। ठीक है साथियों, अगला अपना जो टाइप ऑफ फोबिया है उसका मीन्स है
सोशल फोबिया। सोशल फोबिया, सोशल ना कहीं ना मीन्स सामाजिक है, ठीक है। इसमें पर्सन किसी सामुदायिक समारोह में बोलने में वो अन्य कार्य करने में डरता है, सोशल एक्टिविटी में भाग लेने में डरता है, ठीक है। पर्सन अपने कार्य की आलोचना से डरता है। देखो यो पर्सन जो समाज में जाने से डरता है, वहां पर कार्य करने से भी डरता है, उस समारोह में बोलने से भी डरता है, और अपनी सबसे बड़ी है आलोचना से डरता है। कैसे कि अगर वो समाज में कुछ बोलने के लिए उठेगा, क्या वो सही बोल पाएगा, या कहीं उसकी आलोचना तो नहीं हो जाएगी, या समाज में वो कोई काम करने से डरता है और वो सोचता है कि मैंने कोई काम कर लिया, वो मुझसे काम बिगड़ गया, मुझसे वो काम सही नहीं हुआ, तो वो आलोचना से डरता है, ठीक है। इस प्रकार इसको कहता है अपन सोशल फोबिया, ठीक है। फिर होते हैं सिंपल फोबिया। सिंपल फोबिया, सिंपल फोबिया, सिंपल फोबिया में होता है अपना सबसे पहले इंसेक्ट फोबिया। इंसेक्ट जैसा कि नाम में ही है, इंसेक्ट का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट ही होता है कीड़े मकोड़े, ठीक है। फियर ऑफ इंसेक्ट, कोई रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, ठीक है। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से डर लगता है किसी को, तो वो होगा एक्रोफोबिया, नोट करते जाइए। फिर जेनोफोबिया, XENO, जेनोफोबिया है ना, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी, अजनबी से डर लगता है। अब अजनबी से डर किसको लगेगा? एग्जाम्पल, 4 साल 5 साल का बच्चा है, वो अपने परिवार के अलावा, घर पड़ोस के अलावा किसको नहीं जानता है, उसके सामने अगर कोई अजनबी जाके खड़ा होगा तो वो डर के भाग जाएगा, घर के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो उसको, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे फियर ऑफ स्ट्रेंजर, जिसका टर्म है जेनोफोबिया। एग्जाम में हर बार इनको लेके क्वेश्चन आते हैं, आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन, दर्द से डर। देखो कैसा, दर्द से डर है ना, पेन से फियर। सबको लगता है, कोई नहीं ऐसा कि उसको दर्द से डर नहीं लगता है, दर्द से फियर नहीं लगता है, सबको लगता है, उसको बोलते अपन एल्गोफोबिया। क्लाउस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज प्लेस, फियर ऑफ क्लोज प्लेस, ठीक है। क्लोज प्लेस कैसे, बंद, बंद जगह पर सबको डर लगता है। अब बंद जगह का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है गुफा। गुफा क्या होती है, बंद होती है, उसके अंदर जाने से डरते हैं सब, कोई भी नहीं जा सकता है ना। तो उसको बोलते अपन फियर ऑफ क्लोज प्लेस, जिसको बोलते अपन क्लाउस्ट्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर, हाइड्रो का मीन्स होता है वाटर, उसको बोलते अपन फियर ऑफ वाटर। जो जिसको पानी से डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। सर्दी के अंदर ठंडे पानी से नहाना, ठंडे पानी का डर सबको लगता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया। फिर आइचिमोफोबिया, AICHMO, आइचिमोफोबिया, उसको बोलते अपन फियर ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट। फियर ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट मतलब तीखे नुकीले हथियारों से क्या लगता है, डर लगता है। इसमें नीडल हो गया, ब्लेड हो गया, नाइफ ले लो, है ना, इससे सभी को डर लगता है। कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट दिखा के आपको डरा के आपके जेब में से पैसे ले सकता है, डरा के ले सकता है, फियर ऑफ शार्प इंस्ट्रूमेंट, जिसको अपन बोलते हैं आइचिमोफोबिया, ठीक है। गेमोफोबिया, गेमोफोबिया, गेमोफोबिया का मीन्स होता है फियर ऑफ मैरिज, शादी से डर, शादी से डर। देखो लोग शादी से भी डरते हैं, वैसे कौन कौन है। शादी ऐसी चीज है जो ना करे वो भी पछताए, वो जो करे वो भी पछताए। एक ऐसा लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए, ठीक है। और लोग डरते भी है शादी से, ठीक है। तो फियर ऑफ मैरिज, जिसको अपन बोलते हैं गेमोफोबिया। इसलिए मैं तो ये राय है आपसे पर्सनली कि आप शादी कर लीजिएगा, है ना भाई। नहीं खा, लड्डू नहीं खाने से पछताएंगे, खाने की पछताए, अच्छा है खा के पछता लीजिए। अब शादी नहीं करेंगे तो भी पछताएंगे, करके भी पछताएंगे, इससे अच्छा करके ही पछता लो, आप ये अनुभव ले लो आप, ठीक है। फिर नेजोकोम फोबिया, फियर ऑफ हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल से डर, उसको बोलते हैं नेजोगोमफोबिया। ठीक है। ट्रिपेनोफोबिया, फियर ऑफ इंजेक्शन। अब इंजेक्शन को किससे डर लगता है? अब नर्सिंग वाले हैं उनको डर शायद मेरे हिसाब से नहीं लगता है, लेकिन सबको डर लगता है इंजेक्शन से। ठीक है, तो फियर ऑफ इंजेक्शन, इसको कहते हैं अपन ट्राइपेनोफोबिया। ठीक है, तो अपन डिस्कस कर रहे थे थिंकिंग का डिसऑर्डर, उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे कंटेंट लेवल। थिंकिंग का जो पहला डिसऑर्डर होता है फॉर्मेशन लेवल, दूसरा होता है प्रोग्रेशन लेवल, तीसरा होता है कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल को वापस अपन ने 4 भागों में बांटा है। पहला ओबेसन अपन ने डिस्कस कर लिया है, दूसरा फोबिया जिसको अपन डर कहते हैं अपन ने अभी डिस्कस कर लिया। अब अपन डिस्कस करेंगे हाइपोकॉन्ड्राइसिस। ये क्या होता है? ये बला कौन सी बला है ना? ये बला कौन सी बला है? हाइपोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? डॉक्टर शॉपिंग। डॉक्टर शॉपिंग, डॉक्टर शॉपिंग क्यों कहते हैं? कि कोई पर्सन है, अब उसको बीमारी तो है छोटी, लेकिन वो सोच लेता है उसको बीमारी है मोटी। बीमारी है छोटी लेकिन वो सोच लेता है मोटी, है ना? तो वो क्या करता है? समझता है, अंडरस्टैंड, वो माइनर डिजीज को कर देता है मेजर डिजीज बना देता है। ठीक है, और बार बार क्या करता है? वो हॉस्पिटल जाता है कि मुझे ये दिक्कत है, चाहे उसको कुछ नहीं हो, लेकिन वो एक छोटी सी अगर उसको कुछ चिमटी भी काट लेगी, लाल भी हो गया, तो वो सोचेगा मेजर कि लाल कैसे हो गया, लाल कैसे हो गया, लाल कैसे हो गया, बार बार हॉस्पिटल जाएगा। जब तक तो वो 2-3 दिन वो लाल ठीक नहीं होगा तो रोज हॉस्पिटल जाएगा, वो रोज डॉक्टर के पास जाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग। ठीक है, और वो क्या करता है? माइनर जो डिजीज होती है, माइनर जो इंजरी होती है, उसको मेजर समझ के बहुत सीरियस लेता है। मेजर समझ के क्या करता है? बहुत सीरियस लेता है, और वो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, बहुत सारी जांचें कराता है। उसको 2 दिन कफ हाला, 2 दिन खांसी हली, उसने सोच लिया उसको कफ हो गया, टीबी हो गया, अस्थमा में हो गया, सारी जांचें कराते हैं और सब आती है नॉर्मल। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन पेशेंट को हाइपोकॉन्ड्राइसिस। ठीक है, समझ गए आप? समझने की जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं आपको एक बार। इसमें जो पेशेंट है, जो मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट है, वो क्या करता है? माइनर डिजीज को मेजर डिजीज समझता है और सीरियस लेता है और रोज बार बार डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास जाता है, और होगा कुछ नहीं, इन्वेस्टिगेशन कराता है, सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आएगी। ठीक है, और बार बार वो हॉस्पिटल डॉक्टर चेंज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर शॉपिंग। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। डिल्यूजन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपन समझते हैं। डिल्यूजन का अर्थ होता है फॉल्स फिक्स बिलीफ। फॉल्स फिक्स बिलीफ, उसको असत्य घटना का आभास होता है या उसको बिलीव हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो पर्सन है वो किसी भी सिचुएशन के लिए पर्सन के माइंड में गलत थॉट आता है, गलत बिलीव आता है। ठीक है, पर्सन को इसमें क्या होगा? पर्सन को दूसरे पर्सन के अंदर सामने क्या होगा? उसको गलत थॉट आते रहेंगे, सिचुएशन के अंदर गलत विचार आते रहेंगे। ठीक है, तो उसके दिमाग में गलत वाला जो कीड़ा है वो फिट हो जाएगा, है ना? इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स फिक्स बिलीफ। अब अपन बात करते हैं, इसके टाइप्स पढ़ेंगे ना तो आपको इसको आसानी से आप समझ जाओगे फॉल्स फिक्स बिलीफ क्या है, मीन्स डिल्यूजन का। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिल्यूजन ऑफ डिल्यूजन। ठीक है, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ग्रैंडियोसिटी।
ग्रैंडियोसिटी, इसमें क्या हो रहा है, जो पेशेंट है, पेशेंट के दिमाग में एक गलत विचार आ जाता है, गलत थॉट आ जाता है कि वो सोचता है सबसे महान इंसान मैं ही हूँ दुनिया में, सर्वे सर्वा मैं ही हूँ, मेरे ऊपर कोई नहीं है, इस दुनिया का राजा मैं ही हूँ। उसके दिमाग में एक गलत थॉट आ जाती है, उसको पता नहीं उससे भी ज़्यादा महान दुनिया में व्यक्ति हुए हैं और ओके चले गए हैं, लेकिन उसके दिमाग में एक गलत फॉल्स फिक्स बिलीफ बैठ जाता है कि उसके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, सर्वे सर्वा वही है, महान आदमी वही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसमें क्या करता है, सुप्रीम समझते हैं, सुप्रीम पावर, ठीक है, खुद को अपना आप को सुप्रीम पावर समझता है। और ये अक्सर किसमें होता है, ये आपको अक्सर मेनिया वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, मेनिया वाले पेशेंट के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। चलते हैं आगे, डिल्यूजन ऑफ परक्यूसेशन, परसेक्यूशन, ठीक है। इसमें पर्सन अपनी फैमिली मेंबर, फ्रेंड, दोस्तों, रिश्तेदारों के बारे में यह सोचता है कि वे सारे लोग जो क्या करते हैं उनके बारे में सोचते हैं, गलत सोचते हैं, ठीक है। वह उन पर क्या करता है, शक करता है, संदेह करता है, ठीक है। तो डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन, ठीक है। इसमें पेशेंट अपने घर, परिवार और पड़ोसियों के ऊपर संदेह करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, घर पड़ोसियों के ऊपर क्या करता है, संदेह करता है। और संदेह क्या करता है कि वह मुझे मारना चाहते हैं, वह मुझे मारना चाहते हैं, जबकि कोई भी मारना नहीं चाहता, लेकिन उसके दिमाग में क्या है कि उसके दिमाग में क्या डिल्यूजन है, फॉल्स फिक्स बिलीफ, गलत अवधारणा उसके दिमाग में फिट हो गई है कि उसके परिवार वाले, उसके नेबर, उसके पड़ोसी, उसके दोस्त, उसके मित्र, उसके सगे संबंधी उसको मारना चाहते हैं। ये गलत संदेश, ये गलत संदेह या शक क्या करता है, दूसरे में हो जाता है। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, इसमें पर्सन को यह गलत बिलीव रहता है कि उसके माइंड में और बॉडी में उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है, जो पर्सन है उसको बिलीव होता है कि उसका जो माइंड और बॉडी पर खुद का कंट्रोल नहीं है। अब खुद का कंट्रोल है, किसका कंट्रोल है, वो सोचता है कि मेरे ऊपर किसी भूत प्रेत आत्मा, दैत्य आत्मा, देवी देवताओं का प्रकोप, उनका क्या है, कंट्रोल है, मेरा कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे अंदर कोई आत्मा बोल रही है ना। तो ये क्या फॉल्स फिक्स बिलीव है, ये कोई डिल्यूजन है, कंट्रोल ऑफ, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है और वो सोचता है कि उसके ऊपर किसी भूत प्रेत आत्मा का कंट्रोल है, दैत्य आत्मा का कंट्रोल है। और ये अक्सर किसके अंदर देखने को मिलेगा, ये सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में, सीजोफ्रेनिया वाले पेशेंट के अंदर यह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लिख देता हूं मैं आपको, इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट का खुद पर नियंत्रण या कंट्रोल नहीं होता है और वह सोचता है कि किसी भूत प्रेत या आत्मा का नियंत्रण है, ठीक है। तो ये हो गया डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, कि व्यक्ति ये सोचता है कि उसका माइंड और उसकी बॉडी पर खुद का कंट्रोल नहीं होके किसी भूत प्रेत आत्मा का कंट्रोल है, ठीक है। चलते हैं आगे, डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस, डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस, इसमें पर्सन को यह फॉल्स बिलीव रहता है कि सभी जगह उसी की बातें होती हैं। लो, पहले तो उसको हो रही थी ग्रैंडियोसिटी,
कि उसके जैसा दुनिया में है नहीं। अब उसको ये गलत विचार आ रहे हैं, गलत फाल्स फिक्स बिलीव आ रहे हैं कि सभी जगह उसकी बातें हो रही हैं, सभी जगह उसी के चर्चे हैं भाई, चर्चे उसके आम हैं भाई। वो ये सोचता है रेडियो टेलीविजन न्यूज़ के अंदर जो भी न्यूज़ आती हैं, रेडियो पर जिसकी बातें होती हैं, वो सोचता है कि वो मैं ही हूँ बस, और कोई नहीं है। बस जिसकी बातें होती हैं वो सोचता है मैं ही हूँ, है ना। तो पेशेंट सोचता है, इसमें पेशेंट सोचता है कि सभी जगह उसी की बातें होती हैं। ठीक है, फिर अपन चलते हैं डिल्यूशन ऑफ एक्यूसेशन। एक्यूसेशन, डिल्यूशन ऑफ, अब इसमें क्या गलत अवधारणा उसके दिमाग में होती हैं, देखते हैं। इसमें पर्सन किसी अन्य के द्वारा किसी मिस्टेक की गई खुद की गलती मानता है और वह स्वयं को जिम्मेदार मानता है। चलो, इसमें वो ग्रैंडियोसिटी नहीं समझता अपने आप को, इसमें वो नहीं समझता है कि भाई सभी जगह, इसमें उल्टा हो रहा है, गलती कोई करे, गलती किसी से हो, लेकिन वो सोचता है कि यह गलती मेरी वजह से हुई है, उस गलती की जिम्मेदारी वो खुद लेता है, उसको जिम्मेदार खुद मानता है, जबकि उसका उस मिस्टेक के अंदर उसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, और ये जो अक्सर है ये कौन सा वाले पेशेंट में मिलता है? डिप्रेशन वाले पेशेंट में। डिप्रेशन वाले पेशेंट में यह देखने को मिलेगा। इसमें क्या नोट कर लीजिए, कुछ लिख रहा हूं मैं, कुछ बोल रहा हूं, आप सुन के आराम से नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो डिल्यूशन ऑफ एक्यूसेशन में क्या होता है कि जो पर्सन है ये सोचता है किसी और के द्वारा मिस्टेक की गई हो, लेकिन वो सोचता है कि वो मिस्टेक, वो गलती मेरे द्वारा की गई है, वो उस गलती को अपने आप पर लेता है और वो सोचता है कि ये जिम्मेदारी मेरी है, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से गलती हुई है। ठीक है, और ये अक्सर डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। डिल्यूशन ऑफ गिल्ट। गिल्ट शब्द आपने सभी ने सुना होगा। इसमें पर्सन द्वारा की गई मिस्टेक पर लंबे समय तक गिल्टी की फील आती है और यह भी डिप्रेशन वाले पेशेंट में प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होगा, गलती तो पेशेंट ही करेगा, गलती किसी आदमी के द्वारा होगी, पर्सन के द्वारा होगी, पर उसके द्वारा कोई गलती तो हो गई है। मान लो चाहे वो गलती छोटी थी, उसका कोई इतना कोई बड़ा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो उस गलती को लंबे समय तक सोचेगा, अपने आप में फील करेगा, गिल्ट फील करेगा और लंबे समय तक सोचेगा। ठीक है, ये भी किसमें होता है? डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है साथियों, फिर अपन चलते हैं डिल्यूशन ऑफ वर्थलेस। डिल्यूशन ऑफ वर्थलेस, इसमें क्या हो रहा है? इसमें वो क्या कर रहा है पेशेंट कि फॉल्स बिलीव होता है कि उसका कोई वैल्यू नहीं है और खुद को नेग्लेक्ट या अवॉइड करता है, और ये भी डिप्रेशन वाले पेशेंट में होता है। वो वर्थलेस, इसमें पेशेंट ये सोचता है इस दुनिया के अंदर या इस जगह पर उसकी वैल्यू नहीं है, वो ये सोचता है कि भाई मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वो ये सोचता है। और ये किसमें, ये भी किसमें होता है? डिप्रेशन वाले पेशेंट में। डिप्रेशन वाले पेशेंट में ये ज्यादा होता है। ठीक है, फिर डिल्यूशन ऑफ निहिलिस्टिक। निहिलिस्टिक है ना, इसमें क्या होता है? इसमें जो पेशेंट है, जो व्यक्ति है, वो क्या करता है? दुनिया के अस्तित्व को क्या करता है? नकारता है। इसमें जो पेशेंट है वो समझता है दुनिया नहीं है, दुनिया के जो अस्तित्व को क्या करता है? नकारता है कि इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा इस दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, यह भी डिप्रेशन वाले पेशेंट में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, मैं वापस बता रहा हूं आपको सॉरी, अपन पढ़ रहे थे डिल्यूशन, है ना। और डिल्यूशन अपन किसका भाग था? ये डिल्यूशन, ये भाग था अपने, अपन पढ़ रहे थे थिंकिंग, है ना। थिंकिंग को अपन ने 3 भागों में बांटा। पहला भाग था फॉर्मेशन लेवल, दूसरा भाग था प्रोग्रेशन लेवल और तीसरा भाग था कंटेंट लेवल। फिर अपन ने पढ़ा ऑब्जेक्शन,
फिर अपन ने पढ़ा फोबिया, फिर अपन ने पढ़ा हाइपोकॉन्ड्रेसिस जिसको बोलते हैं डॉक्टर शॉपिंग, और अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है डिल्यूजन। ठीक है साथियों, अगला जो अपना जो डिसऑर्डर है, अगला जो अपना डिसऑर्डर है वो कौन सा है देखते हैं, आइए। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है साथियों, तो अपन ने ये 4 डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग। अपन क्या पढ़ रहे हैं, साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस। तो ये सारे डिसऑर्डर से रिलेटेड है कि ये साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे इस डिसऑर्डर के तहत। ठीक है, फिर चलते हैं अपना, ये भी अपन ने कर लिया डिस्कस, इसमें आ गया है डिसऑर्डर ऑफ फोबिया, ये भी आ गया अपने। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के रिलेटेड अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी के रिलेटेड अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां 5 तक तो अपन ने डिस्कस कर लिए, अब अपन डिस्कस करते हैं एक्टिविटी के रिलेटेड। चलिए, एक्टिविटी में क्या कहती है एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं कि अपन ने एक्टिविटी को 2 भागों में बांट दिया है। एक्टिविटी डिसऑर्डर में या तो क्या होगी, एक्टिविटी डिक्रीज होगी, या एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, या एक्टिविटी ज्यादा होगी। या तो पेशेंट ज्यादा ही हरकतें करेगा या नहीं करेगा। मेंटल पेशेंट है, पागल आदमी है ना, क्या करेगा, या तो वो चुपचाप बैठ रहेगा या वो ज्यादा हरकत करेगा, है ना, एक्टिविटी। ठीक है, तो इंक्रीज एक्टिविटी, ठीक है, और डिक्रीज एक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अपन रिपीट इसको डिक्रीज एक्टिविटी को अपन 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला जो भाग है रिपीटियस या स्टेरियोटाइप एक्टिविटी, दूसरा भाग है ऑटोमेटिक बिहेवियर, तीसरा भाग है नेगेटिविज्म। ठीक है, तो अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिपीटियस स्टेरियोटाइप एक्टिविटी। ठीक है, इसको अपन ने 3 भागों में बांट रहे हैं। बस मैं आपको समझा रहा हूं, आप इन भागों को नोट करते रहिए बस। ठीक है, इसका अपन ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे नहीं, बस आपको ये टर्म समझनी है कि इस टर्म्स का मीन्स क्या होता है। ठीक है, स्टेरियोटाइप या रिपीटियस पोजीशन, इसमें क्या हो रहा है, जो एक्टिविटी है उसको अपन ने 3 भागों में बांटा। पहली जो भाग है रिपीटियस स्टेरियोटाइप एक्टिविटी, इसके अंदर पहला भाग ए रिपीटियस पोजीशन। इसमें व्यक्ति एक ही पोजीशन को बार बार रिपीट करेगा, ज्यादा रिपीट करेगा। ठीक है, सावधान विश्राम, ये बार बार करता रहेगा पेशेंट, एक्टिविटी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, पोजीशन से रिलेटेड ये इंक्रीज होती रहेगी। फिर स्पीच, जिसको बोलते अपन वर्गीग्रेशन, इंक्रीज एक्टिविटी के अंदर पहला भाग ये है, उसके अंदर बी जो पार्ट है स्टेरियोटाइप स्पीच वर्गीग्रेशन। इसमें क्या होगा, व्यक्ति एक ही शब्द की क्या करेगा, पुनरावृत्ति करेगा, एक ही शब्द को क्या करेगा, बार बार बोलेगा, एक ही सेंटेंस को बार बार बोलेगा। ठीक है, आप उससे कुछ भी भूल लीजिए, आप पूछ लीजिए क्या कर लो, कि वो क्या भारत 1947 में आजाद हुआ, आप उसको पूछ लेगा आप खाना खाया, वो बोलेगा भारत 1947 में आजाद हुआ। कुछ भी पूछ लीजिएगा आप, वो एक ही एक्टिविटी एक ही स्पीच देगा। ठीक है, रिपीटियस मूवमेंट, जिसको अपन कहते हैं मैनरिज्म। ठीक है, इसमें पर्सन बार बार एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी पर्सन का बात करते समय बालों पर हाथ फेरना, मूवमेंट बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बात करते हैं बालों पर हाथ फेरते हैं, ऐसे हाथ फेरते हैं, और क्या हालचाल है बस, और ठीक है, वो मतलब बालों पे हाथ फेरते, चाहे कुछ भी उससे क्वेश्चन आंसरिंग करो, तो अब हाथ से ध्यान रखिएगा। आप किसी से बातें करते हो बार बार वो अपने बालों पर हाथ फेरता है, तो कहीं ना कहीं ये मेंटल डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम है। बार बार हर बात पर बालों पर हाथ फेरते हैं, तो ये मेंटल डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम है। फिर इंक्रीज एक्टिविटी के अंदर
दूसरा जो है ऑटोमेटिक बिहेवियर। ऑटोमेटिक बिहेवियर को भी अपन ने दो भागों में बांटा है, एकोलिया और इकोप्रेजिया। एकोलिया और इकोप्रेजिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन किसी दूसरे द्वारा कहे गए वर्ड और सेंटेंस को दोहराता है। आप उस किसी व्यक्ति को उसका नाम पूछोगे कि आपका नाम क्या है, तो वापस आपको बोलेगा आपका नाम क्या है, मतलब आपको जवाब नहीं देगा, बस जो आप बोल रहे हो उसको वापस सेंटेंस को रिपीट कर देगा। ठीक है, उन जो पर्सन जो को क्या बोलेंगे अपन, बिहेवियर को। ऑटोमेटिक बिहेवियर जिसको किसका पार्ट है, इंक्रीज एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, सेंटेंस की सेम पुनरावृत्ति, रिपीटेशन। ठीक है, और एकोप्रेजिया, एकोप्रेजिया में क्या हो रहा है, इसमें तो क्या बोल रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि शब्द के साथ साथ वह अपनी एक्टिंग भी दोहराएगा। ठीक है, एक नर्स है, एक पेशेंट जो पूछती है कि इशारा करते हुए उसका नाम पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, इसे इशारा करते हुए अंगुली, है ना। दो पेशेंट है मेंटल डिसऑर्डर वाले, नाम पूछ तुम्हारा नाम क्या है, तो वो वापस पेशेंट क्या करते हैं, वो भी सेम वही वापस नर्स को कहता है, वो सेंटेंस दोहराते हैं, इशारा करते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है ना। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक बिहेवियर, है ना, मेंटल डिसऑर्डर है भी। ठीक है, नेगेटिविज्म, इंक्रीज एक्टिविटी में तीसरा जो भाग है नेगेटिविज्म। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, इसमें जो पर्सन है, जो इसमें पर्सन को जिस एक्टिविटी के लिए मना किया गया है वो उसी एक्टिविटी करता है। हाँ, नेगेटिव। अब ये जो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है चिल्ड्रन। एग्जांपल चिल्ड्रन। आप बच्चों को बोलेंगे बच्चे ये नहीं करना है, आपको उछल कूद नहीं करने, तो वो उछल कूद और करेंगे, है ना। आप किसी चीज के लिए उनको मना करोगे तो वो अलेस कर वही चीज करेंगे, वही चीज करेंगे। ठीक है साथियों, और इसमें क्या हो सकता है, ये तो हो गया अपने रिपीटेशन। ठीक है, ऑटोमेटिक बिहेवियर। ठीक है, और इसमें अपन ऐड करते हैं इसमें ऐड करते हैं अपन सुसाइड। ठीक है, सुसाइड ऐड कर लेते हैं अपन। और अपन इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, वायलेंस। वायलेंस और कंपल्सेशन। ठीक है, ये जो सारा जो पार्ट है ये क्या है, एक्टिविटी का, इंक्रीज एक्टिविटी। डिसऑर्डर को अपन ने दो भागों में बांटा, ये जो सारे डिसऑर्डर है किसके है, इंक्रीज एक्टिविटी के। फिर अपन ने ये तीन डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं अपन सुसाइड में। इसमें क्या है कि व्यक्ति सुसाइड के अंदर क्या करता है, अपने आप को मार देता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, व्यक्ति हताश निराश परेशान होकर अपने आप की हत्या कर देता है, उसको बोलते हैं अपन सुसाइड। तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर एक्टिविटी की जो इंक्रीजमेंट हो गया, डिसऑर्डर होगा, तो वो अपने आप को मार सकता है। वायलेंस, हिंसा, एग्रेसिव बिहेवियर वाले पर्सन में ज्यादा देखने को मिलता है, और इसमें पर्सन खुद और दूसरों को हानि और नुकसान पहुंचाता है। एग्रेशन वाले जो बिहेवियर पर्सन होते हैं, ये उसमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, खुद को और दूसरे को हानि पहुंचाता है। खुद भी मार खाएगा, दूसरों को मारेगा, दोनों को नुकसान होगा। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है दंगे और हिंसा। वायलेंस, हिंसा, इसका जो एग्जाम्पल है दंगे हिंसा। दंगे और हिंसा में क्या करता है, दोनों पक्ष विपक्ष मरते और मारते हैं। ठीक है, तो दोनों का नुकसान है वायलेंस के अंदर। और कंपल्सेशन, इसमें पर्सन रिपीटियस एक्टिविटी को करता है, ये ऑब्सेशन थॉट की बजाय कंपल्सेशन एक्ट करता है। ऑब्सेशन थॉट की बजाय ये कंपल्सेशन एक्ट करता है। ठीक है साथियों, अब अपन डिस्कस करते हैं। फिर ये तो सारे हो गए इसके टाइप, इंक्रीज और डिक्रीज एक्टिविटी है। तो इसमें क्या होगा, लेस साइकोमोटर एक्टिविटी कंपेयर टू नॉर्मल मोस्टली सीन इन डिप्रेशन पेशेंट। नॉर्मल जो एक्टिविटी से कम अगर वो किया करता है तो उसको कहते हैं डिक्रीज एक्टिविटी। और ये सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है कि डिप्रेशन वाले पेशेंट एकदम गेमे से सुमे से कॉर्नर में बैठे रहेंगे। ठीक है, उनके सही में कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अब अपन डिस्कस करते हैं डिसऑर्डर ऑफ इमोशन।
डिसऑर्डर ऑफ इमोशन। इमोशन जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, इमोशन को अपन दो भागों में बांटा है, अफेक्ट और मूड, ठीक है। फिर अफेक्ट को वापस दो भागों में बांटा है, प्लीजेबल अफेक्ट और अनप्लीजेबल अफेक्ट, है ना। प्लीजेबल कहीं ना कहीं ये हैप्पी और ये अनहैप्पी। हैप्पी अनहैप्पी मीन्स प्लीजेबल इफेक्ट वाले जो है हैप्पी वाले सिम्टम शो करेगा कहीं ना कहीं, और ये अनहैप्पी वाले सिम्टम शो करेगा। प्लीजेबल अफेक्ट को अपन ने वापस 4 भागों में बांटा है, यूफोरिया, एलेक्शन, एक्सल्टेशन और एक्सटेक्सी, टैक्सी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, और अपन को मेनिया फर्स्ट, मेनिया सेकेंड, मेनिया थर्ड, मेनिया फोर्थ, ठीक है। अब एक एक डिस्कस करते हैं इसमें क्या होता है, बस आप नोट करिए चलेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं यूफोरिया की, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं यूफोरिया के बारे में। ये जो प्रिंसिपल का टाइप है, यूफोरिया में क्या होता है, इसमें माइल्ड मेन एलिवेशन होता है, ठीक है। इसमें जो पर्सन है वो वेलबींग फील करता है, ठीक है। इसमें क्या है कि पेशेंट अच्छा फील करता है, वेलबींग, ठीक है, वेलबींग फील करता है, साथ में माइल्ड मेनिया वाले सिम्टम भी शो करता है, ठीक है। इलेक्शन में क्या हो रहा है, इलेक्शन में इसके अंदर मूड थोड़ा क्या होगा, एलिवेट होगा। अब इसमें क्या है, मूड थोड़ा सा माइल्ड तो है, इसमें और क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। इसमें लेस हो जाए, थोड़ा सा लेस वेलबींग और मॉडरेट मेल, मॉडरेट मेनिया, ठीक है। एलिवेशन और यूफोरिया, ठीक है। चलते हैं अपन एक्सल्टेशन। ये क्या है, ये एक सीवियर मेनिया है। क्या है, सीवियर मेनिया, सीवियर मेनिया। और एस्टेक्सी क्या है, वेरी सीवियर मेनिया, ठीक है साथियों। एक्सल्टेशन में क्या हो रहा है कि इसमें जो पेशेंट है वो ज्यादा खुश होने वाले सिम्टम शो करेगा, ज्यादा हंस से ज्यादा हंसेगा, जितना हंसना चाहिए उतना नहीं, वो ज्यादा हैप्पी वाले सिम्टम शो करेगा। अपन नहीं बोलते भाई ये हंस से ज्यादा हंस रहे हैं, है ना, तो ये इसमें होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अब कोई हंस से ज्यादा भी हंस रहा है तो वो मेंटल रूप से क्या है, डिसऑर्डर, इलनेस है ना, तो ये साइन ऑफ सिम्टम है। वेरी सीवियर मेनिया, वेरी सीवियर मेनिया। इसमें क्या होगा व्यक्ति, इसमें जो व्यक्ति है उसके अंदर जो मूड है वो एलिवेट हो जाए पूरा, बहुत हद से ज्यादा मूड एलिवेटेड, ठीक है। फिर अपन डिस्कस करते आगे ग्रीट, है ना। ग्रीट अपन किसका डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अपन ने इन 4 को कर लिया डिस्कस। प्लेजेबल इफेक्ट के 4 टाइप है, यूफोरिया जिसको मेनिया फर्स्ट, एलेक्शन मेनिया 2, एलेक्टेशन मेनिया 3, एस्टेक्सी मतलब मेनिया 4, ठीक है। ये तो अपन ने 4 डिस्कस कर लिए। फिर अफेक्ट क्या जो प्रिंसिपल होता है, इसके 2 भाग होते हैं, ग्रीट और डिप्रेशन। ये क्या हो गए, अनहैप्पी वाले, अनहैप्पी वाले, ठीक है। अनहैप्पी वाले आपको ये शो करेगा, ठीक है। तो ग्रीड का जो मीन्स है वो क्या होता है, ठीक है। इसमें पेशेंट कम समय के लिए दुख वाले इमोशन शो करता है, उससे ग्रीड कहते हैं। इसको एग्जाम्पल दे रहा हूं, उससे कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है, कोई भूल हुई है, तो वह कम समय के लिए रियलाइज करेगा, दुख वाले जो सिम्टम है वो शो करेगा। तो
शॉर्ट टाइम टर्म एक्सप्रेस अनहैप्पी। ठीक है, तो वो कुछ समय के लिए अनहैप्पी वाले जो दुख वाले हैं वो एक्सप्रेशन क्या करेगा, आपको शो करेगा। इसका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट है डिप्रेशन, कि वो दुख है ना लंबे समय के लिए क्या करेगा, शो करेगा। लंबे समय तक वो उदास रहेगा, डिप्रेस रहेगा, लंबे समय तक वो क्या करेगा, दुख वाले सिम्टम वो क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, ग्रीड दुख वाले जो सिम्टम है वो कम समय के लिए शो करेगा। डिप्रेशन के अंदर दुख वाले जो सिम्टम है, दुख वाली जो बात है वो लंबे समय तक लेके वो बैठे ही रहेगा। अपन नहीं बोलते भाई अब तो बाहर आ जा डिप्रेशन से, क्योंकि वो लंबे समय से है, तो उसको अपन बोलेंगे अब तो बाहर आ जा। ठीक है, चलते हैं आगे। अदर इफेक्ट, वो तो इसके दो भाग थे, है ना। इसके दो भाग तो अपन डिस्कस कर लिए, फीजिबल और अनफीजिबल। इसके अलावा कुछ अदर होते हैं, है ना, इसके अलावा भी कुछ अदर होते हैं, वो देखते हैं क्या है। अदर अफेक्ट, है ना, इमोशन। क्या पढ़ रहे अपन, इमोशन पढ़ रहे हैं। ब्लंट अफेक्ट, फेल्ट अफेक्ट और अफेक्टिव। ब्लंट अफेक्ट के अंदर क्या होता है, ब्लंट इसमें पर्सन परिस्थिति के अनुसार पूरी तरह इमोशन शो नहीं कर पाता है। जितने उसको इमोशन शो करने चाहिए उतने इमोशन शो नहीं कर पाता है। किसी की डेथ हो गई, जितना उसको रोना चाहिए उतना नहीं रो पा रहा है वो, है ना। तो कम से कम 40 से 50% ही वो इमोशंस क्या करेगा, शो करेगा। उसको रोना चाहिए लेकिन वो पूरा नहीं रो पा रहा है, ब्लंट अफेक्ट। इसका जस्ट अपोजिट है फ्लैट अफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन 80 से 90% इमोशन लॉस हो जाते हैं। इसमें तो 40 से 50% इमोशन शो कर रहा है, इसमें क्या होगा 80 से 90%। इसमें तो वो थोड़ा बहुत रो रहा था कि भाई चलो पानी आया आंखों में, है ना। इसमें तो आंखों में पानी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 90% इमोशन क्या कर देता है, वो लॉस कर देगा। इसमें 40 से 50% इमोशन लॉस हो रहे थे, इसमें 80 से 90% इमोशन लॉस हो जाएंगे। फिर अपैथी, अपैथी में क्या हो रहा है, 100% इमोशन लॉस। इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है, डेथ पर हैप्पी। अब कोई मर गए हैं तो वो क्या कर रहा है, हंस रहा है मूर्ख की तरह, जबकि उसको क्या चाहिए, रोना चाहिए, पर क्यों, वो इमोशन लेस है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वो क्या अपने 100% इमोशन क्या हो गया, खो गए हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं आगे। अफेक्ट इन अनअप्रोप्रिएट, ये और ये दोनों सेम ही है, अपैथी। और इसमें क्या है, वो इमोशन लेस हो जाता है ना। वो यहां पर अगर हैप्पी नहीं करके और यहां पर अपन कर देते हैं नॉर्मल। क्या भाई कोई गया तो बस ना वो हंसता है ना बस नॉर्मल खड़ा है ना। यहां पर क्या कर रहा है, वो हंसेगा। अफेक्टेड इन अप्रोप्रिएट, ये यहां पर करते हैं एग्जाम्पल सेट। ठीक है, कि उसको रोना चाहिए लेकिन वो रो नहीं रहा है, और वो क्या कर रहा है, हंस रहा है। दुख के मोल में क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और हंसने के मोल में क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। शादी में गया, मंच पे गया, स्टेज पे गया, वर होते को सुपा है, वहां जाके रो रहा है, तो वो क्या मेंटल डिसऑर्डर है, अफेक्ट इन इनअप्रोप्रिएट, है ना। चलते हैं आगे। एम्बिवैलेंस, एम्बिवैलेंस क्या है, इसमें पर्सन माइंड में एक ही ऑब्जेक्ट, यहां पर्सन के लिए एक ही टाइम पर दो डिफरेंट आइडिया आते हैं, कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, यहां मैं आइडिया ले रहा हूं नाइफ का, चाकू का, ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन इसके दिमाग में दो आइडिया आ रहे हैं, या तो किसी को मार दूंगा
या उससे तरबूज काट दूंगा, दोनों अलग अलग है। ऑब्जेक्ट एक है लेकिन आइडिया दो आ रहे हैं, दो आइडिया आ रहे हैं, एम्बीवैलेंस। ऑब्जेक्ट एक है, चाकू है, या किसको मारना है या काटना है ना, दो आइडिया आ रहे हैं उसको एक ऑब्जेक्ट से। मूड स्विंग अगला अपना, मूड स्विंग के अंदर क्या हो रहा है, इसमें पर्सन का बाइपोलर मूड रहता है। इसमें तात्पर्य है कि पर्सन कुछ समय के लिए मेनिया के लक्षण शो करता है और अगले कुछ समय के लिए डिप्रेशन वाले में पेशेंट शो करता है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। मूड स्विंग को आप ऐसे बोलेंगे, कभी खुशी कभी गम। खुशी हो गया मेनिया और गम हो गया डिप्रेशन। कभी खुशी कभी गम, या तो कभी वो हंसेगा या कभी रोएगा। एक पल में रोना एक पल में हंसना, एक गाना ना, एक पल का रोना एक पल का जीना, है ना। तो ये गाना जो है मूड स्विंग वाले पेशेंट के लिए बना है ना। चलते हैं आगे। एंचिलिया कोनिया, ये क्या है डिसऑर्डर, इसमें जो पेशेंट है पर्सन है वो खुश रहने का भूल जाता है। चलो भाई, खुश रहना ही भूल जाता है वो, है ना, उसको हंसना आता ही नहीं है, चाहे वो हंस का मोल, लेकिन वो भूल जाता है। अभी क्या कर देगा, फॉरगेट, वो ये वाला फॉरगेट कर देगा। प्रिंसिपल अफेक्ट फॉरगेट, प्रिंसिपल अफेक्ट को क्या कर देगा, भूल जाएगा। मतलब वो खुश रहना क्या करेगा, भूल जाएगा, खुश रहना वो भूल जाएगा। ठीक है साथियों, तो अपन ने आज की क्लास में सारे जो डिसऑर्डर थे उनके अपन ने साइन एंड सिम्टम डिस्कस किए, अच्छे से मैंने आपको समझाए। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से उनके नोट्स करेंगे, ठीक है, और आप जो मैंने एग्जांपल दिए उससे आप उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, देख लेते हैं वापस। ठीक है, डिसऑर्डर अपन ने डिस्कस कर लिया, परसेप्शन अपन ने डिस्कस कर लिया, मेमोरी अपन ने डिस्कस कर लिया, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग अपन ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, और डिसऑर्डर ऑफ फोबिया और एक्टिविटी, और एक अपने यहाँ पे डिसऑर्डर ऑफ इमोशंस अपन ने लिखा ही नहीं। ठीक है, तो अपना एक डिसऑर्डर कौन सा बच गया, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। आप समझेगा, अटेंशन अपन कुछ समय के लिए होते हैं और कंसंट्रेशन क्या होता है, लंबे समय के लिए होते हैं। इनके डिसऑर्डर है, अगर कोई रॉन्ग जगह गलत जगह अटेंशन हो रहा है तो वो डिसऑर्डर है। ठीक है, अपन सावधान बोल रहे हो विश्राम हो रहा है ना। कंसंट्रेशन अपन बोल रहे हैं कि तू पढ़े में ध्यान लगा, वो पढ़े में ध्यान लगा, कहीं और बातों में ध्यान लगा रहा है, खेलने कूदने में ध्यान लगा रहा है। अपन बोल रहे हैं खेलने कूदने में ध्यान नहीं, वो पढ़े करेगा, तो ये डिसऑर्डर हो गया कंसंट्रेशन और अटेंशन के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में अपन ने कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ मेंटल इलनेस एंड मेंटल डिसऑर्डर के बारे में अपन ने डिस्कस किया। धन्यवाद दोस्तों।